क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों तक भारत पर राज करने वाला शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अचानक कैसे ढह गया? एक ऐसा साम्राज्य जिसकी भव्यता और शक्ति की कभी मिसाल दी जाती थी, 18वीं शताब्दी आते आते क्यों बिखर गया? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के उन मुख्य कारणों को जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम इतिहास के एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव 16वीं शताब्दी में बाबर ने रखी थी, 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाए रखा। अकबर, शाहजहां जैसे महान शासकों ने इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में इस विशाल साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उत्तर से दक्षिण तक फैला यह साम्राज्य सिकुड़कर एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया। न केवल इसकी राजनीतिक सीमाएं घटी, बल्कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा गई। मुगल साम्राज्य के पतन की नींव कहीं न कहीं औरंगजेब की नीतियों में छिपी थी। उनकी धार्मिक कट्टरता ने राजपूतों, सिखों और जाटों जैसे शक्तिशाली समूहों को नाराज कर दिया, जिसके कारण साम्राज्य के भीतर विद्रोह होने लगे। उनकी लंबी और महंगी दक्कन नीति ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला और साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। हालांकि 1707 में उनकी मृत्यु तक सेना और प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी नाम मात्र ही सही खड़ी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य उत्तराधिकार के कमजोर नियमों का शिकार हो गया। 1707 से 1719 तक दिल्ली लगातार उत्तराधिकार की लड़ाइयों से त्रस्त रही। कमजोर और अयोग्य शासकों के सत्ता में आने से केंद्रीय प्रशासन और भी लचर हो गया। मोहम्मद शाह ने भले ही लंबा शासन किया, लेकिन उनकी अक्षमता साम्राज्य को उस गर्त से नहीं निकाल सकी जिसमें वह गिरता जा रहा था। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के गवर्नरों और स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल, अवध और पंजाब जैसे समृद्ध प्रांत भी मुगल नियंत्रण से बाहर हो गए और उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में उभरे। मराठों ने भी इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर शाही सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। आंतरिक कमजोरियों के साथ साथ मुगल साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरह लूटा। वह शाही खजाने से करोड़ों रुपए और बेशकीमती मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किए, जिससे मुगलों की स्थिति और भी कमजोर होती चली गई। कुछ इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट को मानते हैं। लगातार युद्धों और अराजकता के कारण व्यापार और कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई। केंद्रीय शासन की कमजोरी के कारण राजस्व संग्रह भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अमीरों और मनसबदारों की बढ़ती संख्या और उन्हें जागीरें देने के लिए भूमि की कमी ने भी प्रशासनिक संकट को जन्म दिया। इन आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं ने मिलकर मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। मुगल साम्राज्य का विघटन एक लंबी प्रक्रिया थी, जो औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुई और उनके उत्तराधिकारियों की अक्षमता के कारण तेज हो गई। सिख, मराठा और राजपूत जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और उनके लगातार संघर्ष ने मुगल सत्ता को कमजोर किया। संक्षेप में, मुगलों के पतन के कई कारण थे। अयोग्य शासक उत्तराधिकार के नियम का अभाव, अमीरों की आपसी कलह, सेना की कमजोरी, साम्राज्य का विशाल आकार, औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीति, बाहरी आक्रमण और आर्थिक व प्रशासनिक संकट। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिन्होंने भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, ने भी इस विघटन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। तो यह था मुगल साम्राज्य के पतन का विस्तृत विश्लेषण। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक शक्तिशाली साम्राज्य भी आंतरिक कमजोरियों, अयोग्य नेतृत्व
और बाहरी चुनौतियों के कारण ढह सकता है। इतिहास को समझना हमें वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के लिए सीख लेने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।